पिछले 5 सालों में चाचा नेहरू अस्पताल में 5000 मौतें। इस साल जून तक आया मौतों का कुल आंकड़ा 2019 से अब तक 4950 बच्चों की हो चुकी है मौत। बिना उद्घाटन के शुरू हुआ आनंद विहार फ्लाईओवर पर सुबह 9 बजे से शुरू होती है वाहनों की आवाजाही। शाम होते ही लग जाता है बैरिकेड्स। अभी रात में फ्लाईओवर पर जाने की नहीं है अनुमति। जगतपुरी लालबत्ती पर डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस में लगी आग। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बाल बाल बच्चे बस में सफर कर रहे यात्री। आम जनता झेल रही महंगाई की मार। कई सब्जियों के दामों में हुई बढ़ोतरी। जेब पर पड़ रहा एक्स्ट्रा बोझ। शाहदरा पुलिस ने जालसाजों के गिरोह का किया भंडाफोड़। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अपराध में इस्तेमाल 8 मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। यमुना पार में गीता कॉलोनी के चाचा नेहरू अस्पताल के बच्चों का एक नामी अस्पताल माना जाता है। इस अस्पताल में इलाज के लिए लोगों की भारी भीड़ रहती है और अस्पताल के डॉक्टरों ने अपने काम से अस्पताल को प्रतिष्ठा भी दिलाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में इस अस्पताल में कितने बच्चों की मौत हुई है? दिल्ली सरकार के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में बीते 5 साल में 5 साल से कम उम्र के 4000 से अधिक बच्चों की मौत हुई है। मौत की मुख्य वजह सेप्सिस, निमोनिया और सेप्सिस शॉक समेत दूसरी बीमारियां हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मौतें 2019 में 875 जबकि सबसे कम मौतें 2023 में 548 दर्ज की गई। वहीं इस साल जून तक 314 मौतें हो चुकी हैं। कोविड के दौरान 2020 में 866 और 2021 में 626 मौतें हुई है। यह जानकारी एक आरटीआई से सामने आई है। दिल्ली के अमित गुप्ता ने आरटीआई लगाकर सभी सरकारी अस्पतालों से 2019 से जून 2024 तक की मौतों के बारे में जानकारी मांगी थी। अभी तक चाचा नेहरू अस्पताल ने इसका जवाब नहीं दिया है। इसमें कहा गया था कि 2019 और इस साल जून के बीच अस्पताल में 5 वर्ष से कम उम्र के 4950 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक इस आयु वर्ग में दर्ज की गई मौतें 866 थी, जबकि अगले साल यानी 2023 में यह संख्या घटकर 548 हो गई। आरटीआई के अनुसार अस्पताल ने इन मौतों के प्रमुख कारणों में सेप्सिस, निमोनिया, सेप्सिस शॉक और सेप्सिसीमिया बताया है। जून में आरटीआई दायर करने वाले गुप्ता ने कहा कि उन्हें डेटा केवल चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय से प्राप्त हुआ है। वह अभी भी दूसरे अस्पतालों से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। यह डेटा चौंकाने वाला है। आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर तक के लिए फ्लाईओवर का निर्माण करोड़ों की लागत से किया गया है। शुरुआत से ही इसके निर्माण कार्य में काफी ढिलाई बरती गई है, जिसकी वजह से कई बार डेडलाइन तय होने के बावजूद भी इसका काम पूरा नहीं हुआ। अब बिना उद्घाटन के आनंद विहार फ्लाईओवर को खोल दिया गया है। जब इसकी जानकारी लेने के लिए हमने वहां मौजूद गार्ड से बात की तो उसने बताया कि इस फ्लाईओवर को सुबह 9 बजे से खोला जाता है और शाम को अंधेरा होने से पहले इस पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। फ्लाईओवर पर लाइट्स ना होने के कारण रात में जाने की परमिशन नहीं है। बिना उद्घाटन के ही फ्लाईओवर चालू होने से जनता को जाम से तो काफी राहत मिली है। 1 हफ्ता हो गया इसमें। नहीं परमानेंट अभी नहीं है। 7 बजे बंद हो जाता है। सुबह होती है 9-10 बजे। हाँ, मजबूती दिखाई जा रही है। हाँ, अब तो सब कर रही है। इसमें तो नॉर्मल रहती है। जाम तो नहीं लगता है? ना। हाँ, फायदा है तभी तो जा रहे हैं फायदे लोग। वहाँ पीछे जाम लग जाता है तब फोन दिए थे। आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर तक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, जो कि जिसकी शुरुआत जो है 2022 में की गई थी। बनाने का उद्देश्य यही था कि जिस तरीके से जाम में लोग जूझते हैं, क्योंकि आनंद विहार एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेट्रो, रेल और बस सभी चीज़ मौजूद है, जिसकी वजह से जाम बहुत ज़्यादा रहता है और जाम से निजात दिलाने के लिए लोगों को इस फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था। हालांकि आपको दिखाना चाहूँगी कि इस पर जो है गाड़ियाँ लगातार चल रही हैं, लेकिन ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं परमानेंट गाड़ियाँ भी नहीं चलाई गई हैं इस पर, क्योंकि अभी तक इसका उद्घाटन नहीं किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ये ट्रायल चल रहा है और ये ट्रायल लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए लिया जाएगा कि जो फ्लाईओवर की मजबूती है कितनी है, कितना लोड ये सहन कर सकती है। लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जो हैं निकल रही हैं और कितनी तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ निकल रही हैं। जाम की स्थिति बिल्कुल भी नीचे नज़र नहीं है। नीचे का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे यहाँ से कि यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे से लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं और दिक्कतें नहीं हो रही हैं। हालांकि जो मजबूती है उसका जायज़ा लेना भी बहुत ज़रूरी है। गार्ड ने यहाँ पर जानकारी दी कि सुबह 9-10 बजे से यहाँ पर गाड़ियों को आवाना जाना शुरू हो जाता है और शाम
7 बजे तक यहाँ पे बैरिकेड लगा दी जाती है और उसके बाद जो है आपको दिखाना चाहूँगी, हालांकि इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पर 2 साइड्स पर, एक इस साइड और दूसरी साइड पर जो है अभी काम चल रहा है, क्योंकि अभी तक इसका इनॉग्रेशन होना और इसमें भी अभी 1-2 महीने का समय और लगेगा। ये जो नीचे उतरने का रास्ता है ये सूर्यनगर रेड लाइट तक जाएगा और उस वाइट साइड से वहाँ से भी लोग जो है नीचे आ जा सकते हैं। तो मेन उद्देश्य यही था कि लोगों को जाम से निजात मिले और उम्मीद भी यही लग रही है कि इस फ्लाईओवर के बनने के बाद, इसकी शुरुआत परमानेंट होने के बाद लोगों को जाम से ज़रूर राहत मिलेगी, क्योंकि फ्लाईओवर अधिकतर ऐसे बने हुए हैं जिससे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता था वहीं पर इन फ्लाईओवर का निर्माण किया जाता है। हालांकि इस फ्लाईओवर को बनने में काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी लंबा समय लगा और अभी भी ये पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है इसका काम, लेकिन उम्मीद जता रही है जी 1-2 महीने के अंदर जो है इस फ्लाईओवर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और आम जनता के लिए 24 घंटे ये फ्लाईओवर शुरू रहेगा। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनू शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली में जगतपुरी लाल बत्ती के पास डीटीसी की एक बस में आग लग गई। बस में आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने आनन फानन में बस से उतरकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। उधर दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस पर दमकल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 9:43 पर कॉल मिली थी कि एक बस में आग लग गई है। उन्होंने बताया कि बस के इंजन में शॉर्ट सर्किट होने से आग पूरे बस में फैल गई। वहीं ड्राइवर ने बताया कि यह बस 340 नंबर केंद्रीय टर्मिनल से न्यू सीमापुरी की ओर जा रहा है और जब F ब्लॉक के बस स्टैंड पर सवारियों को उतारा गया तभी अचानक एक चिंगारी उठी और उसने भयंकर आग का रूप ले लिया। ये हमें 9:42-43 पे कॉल मिली है F ब्लॉक जगतपुरी बस के अंदर आ गए। जैसे ही कॉल मिली तुरंत आए। रास्ते में बहुत जाम था, हमने कंट्रोल को बार मैसेज दिया कि हमें रास्ता खुलवाया जाए। रास्ता नहीं खुलवा, बहुत देर में पहुंचे। CBD जब तक CBD सादरे गाड़ी आप पहुंची थी, उन्होंने कंट्रोल किया, फिर आके हमने बुझा दी सारी। तो टोटल कितनी गाड़ियां लगी हैं? 3 गाड़ी है। 3 गाड़ी। जानकारी मिली किस चक्कर में आग लग पाई है? ये शॉर्ट सर्किट है, AC प्लांट से शॉर्ट सर्किट। 9:50 के आसपास जो घटना घटी है, गाड़ी की जब वायरिंग शॉर्ट हुई एकदम आग लगी अचानक। सारी सवारी जो स्टैंड पे गाड़ी जो सवारी उतर रही थी, चढ़ रही थी, सवारी अपना नीचे के नाम ने एकदम क्या खाली कर दो भाई। कौन सी रूट की गाड़ी है? कहाँ से? 340 की रूट की गाड़ी है, केंद्रीय टर्मिनल से सीमापुरी जा रही थी। पैसेंजर सब सेफ है, हमारी गाड़ी की सर्विस बिल्कुल ओके होती है। ये सिर्फ वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से एकदम आग लगी है गाड़ी में। मैं बाइक से गुजर रहा था तो पहले धीरे धीरे आग लगी, उसके बाद ये फटाफट उतरे और सवारी को सबको उतारा इन्होंने। सवारी उतारने के बाद आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि ये मानो कि सवारी बहुत अच्छी तरीके से उतर गई थी। कितनी सवारी थी, आइडिया कुछ कह सकें? सब पूरी बस भरी हुई थी। हाँ जी, पूरी बस भरी हुई थी। वो तो जो ड्राइवर साहब है इनकी वजह से जो कि सब कुछ सुरक्षित रहा, किसी को हताहत नहीं होने की, ये अच्छी बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। अभी मैं मौजूद हूँ जगतपुरी के F ब्लॉक पर, जहाँ पर DTC द्वारा संचालित 340 नंबर रूट की जो केंद्रीय विद्यालय से न्यू सीमापुरी की तरफ जाती है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जगतपुरी F ब्लॉक का ये बस स्टैंड है, जहाँ पर JBM कंपनी की जो ब्लू कलर की DTC दिल्ली सरकार द्वारा संचालित होती है, उसमें अचानक से आग लग गई। इस पर फायर अधिकारी एवं बस ड्राइवर से जानकारी लेते हुए जाना कि इसमें एक शॉर्ट सर्किट हुआ इंजन की ओर और वो इंजन का शॉर्ट सर्किट पूरी बस भर फैल गया। फिलहाल कोई हानि की सूचना नहीं है। ड्राइवर ने बताया कि बस फुल थी और इसकी मेंटेनेंस भी समय पे होती है, लेकिन बस फुल होने के बाद भी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस टाइम पे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है और जाम नहीं लगने दे रही है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की यहाँ पे 3 गाड़ियाँ थी और फिलहाल जब पहली जो कॉल फायर ब्रिगेड को मिली, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग जाम में फंस गए थे, तो हमने तुरंत CBD ग्राउंड फायर स्टेशन को इत्तला किया और CBD से पहली गाड़ी आई, उन्होंने तुरंत कंट्रोल पाके हमारे को हैंडओवर किया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। दिल्ली में आम जनता को महंगाई से कोई राहत नहीं मिल रही है। आम जनता एक तरफ बारिश से तो दूसरी तरफ महंगाई से परेशान है। खाने पीने का सामान हो या फिर रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्जी, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली की महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि कोई भी सब्जी 50 रुपए किलो से कम नहीं है, वहीं कुछ तो 40 रुपए की 250 ग्राम भी मिल रही है। ऐसे में सब्जियों पर खर्च होने वाले महीने का बजट भी दोगुना हो गया। आपको बता दें, बरसात के मौसम में अक्सर सब्जियां खराब हो जाती हैं, वहीं
कई रास्ते बंद होने के कारण सब्जियों के ट्रकों की आवाजाही भी कम हो जाती है, इसलिए सब्जियों के दाम ज्यादातर बढ़ जाते हैं। वहीं व्यापारियों का कहना था कि धनिया एवं लहसुन जैसी सब्जियां पहाड़ी इलाकों से आती हैं और अभी देश में अलग अलग जगह पर भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण माल पहुंचने में दिक्कत हो रही है। पहाड़ों से छोटे ट्रांसपोर्ट सब्जियों को नीचे लाकर सब्जी मंडी में देते हैं। बड़े ट्रांसपोर्ट ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, इसके कारण सब्जियां महंगी हो रही हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आजकल सब्जियों के रेट कितने आसमान को छू रही हैं। जो सब्जी पहले 20-25 रुपए किलो आया करती थी, अब वो 100-125 रुपए किलो हो गई है। इससे हम सब गृहिणियों का जो परिवार है उसमें बहुत ज़्यादा बजट की दिक्कत आ गई है। हमें समझ ही नहीं आता कि हम कैसे सबको मैनेज करें। हर चीज़ का रेट डबल, अनाज का रेट, दालों का रेट, सब चीज़ों का रेट डबल हो चुका है। तो मैं सिर्फ सरकार से यही प्रार्थना करूँगी कि वो इस पर कुछ एक्शन ले और किसी तरह से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे कुछ काम करें। आजकल जो सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, इनसे हम इतना परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। क्या सरकार को हमारे लिए थोड़ा सोचना नहीं चाहिए? आज सब्जी तक नहीं खा पा रहा है, एक मिडिल क्लास फैमिली तक नहीं खा पा रही है, तो जो उनसे डाउन लोग हैं, नीचे वर्ग के लोग हैं, वो क्या ही वो खा पा रहे होंगे? क्या बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं चाहिए? आज हर फ्रूट, हर सब्जी के रेट इतने महंगे हैं। नॉर्मल सब्जी भी, घिया, तोरी, टिंडे भी लेने जाओ जो कि कोई खाता नहीं था, उनके रेट भी इतने हाई हैं, हद से ज़्यादा। एक मिडिल क्लास लोग हैं या उससे जो लोअर तबके का आदमी है वो तो खाना खा ही नहीं सकता है। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि वो हम लोगों की मदद करें या किसी तरह से हमारे को सब्जियां जो है ठीक ढंग से उपलब्ध कराई जाए? उन्हें अपने इन कंट्रोल करना चाहिए। एक अच्छी डाइट को खाने के लिए एक आदमी इतनी मेहनत करता है और जब वो डाइट खाने की टाइम आए तो उसको महंगाई के जूझना पड़ता है महंगाई के लिए। तो ये बहुत ही दुखद बात है और सरकार की तो हर साल की बात है कि इन दिनों बरसात के दिनों में हर साल सब्जियां महंगी होती हैं और उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे समाधान हो सकते हैं कि स्टोरेज को देखना या काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान देना, ये सरकार को करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी सरकार ध्यान नहीं देती है। एक आम आदमी के लिए इतनी सारी दिक्कतें आती हैं कि वो एक इन दिनों सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक अच्छी डाइट की। शाहदरा जिला साइबर क्राइम टीम ने जालसाजों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 4 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही आरोपियों के पास से अपराध में इस्तेमाल 8 मोबाइल डिवाइस और एक लैपटॉप भी बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुलदीप गौतम, शिव कुमार, जितेंद्र कुमार सिंह और रिंकू सिंह के रूप में हुई है। आपको बता दें, थाना साइबर सेल पुलिस को शिकायतकर्ता विपिन कुमार जैन ने बताया कि उन्होंने 2013 से 14 में रॉयल वैल्यू कार्ड, सिटी वैल्यू कार्ड में पैसा लगाया। हालांकि उन्हें इसमें भारी नुकसान हुआ। जून 2024 में उन्हें आरोपियों से एक कॉल आया, जिन्होंने खुद को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अधिकारी बताया और उन्हें लालच दिया कि वे उनकी खोई हुई राशि वापस पाने में उनकी मदद करेंगे। बुजुर्ग पीड़ित उनके जाल में फंस गया और कई ट्रांजैक्शन में 17 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने बैंक लेन देन को खंगाला और अपराधी की पहचान करने के लिए संदिग्ध के मोबाइल की निगरानी। आखिर आरोपी व्यक्तियों कुलदीप गौतम, शिव कुमार, जितेंद्र कुमार सिंह और रिंकू सिंह को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि कुलदीप गौतम ने अपना बैंक खाता शिव कुमार, जितेंद्र कुमार सिंह और रिंकू सिंह को उधार दिया था। आरोपी शिव कुमार, जितेंद्र कुमार सिंह और रिंकू सिंह ने नोएडा के सेक्टर 63 में किराए पर एक कार्यालय लिया था, जहां वे पीड़ित को फोन करते थे। आरोपी जितेंद्र कुमार सिंह और रिंकू सिंह अपने लैपटॉप पर फर्जी दस्तावेज बनाते थे और उन्हें पीड़ित को ईमेल करते थे। मामले में आगे की जांच की जा रही है। गीता कॉलोनी के झील चौक से लेकर शमशान झील खुरंजा रोड पर अतिक्रमण के कारण लोगों को जाम की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, रोड पर ई रिक्शा चालकों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे यहां जाम की समस्या बनी रहती है। इसी समस्या को लेकर जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि यहां सड़क पर ई रिक्शा और ई रिक्शा चालकों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। दोपहर 2 बजे जब स्कूल की छुट्टी होती है तो हालत बहुत खराब हो जाती है और लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जाम की समस्या की कंप्लेंट ट्रैफिक पुलिस को भी दी गई है, लेकिन वह भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जिससे रोजाना जाम की समस्या से आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है। ये यहाँ नहीं, हर तरह का, हर तरह भी देखो, आप कहीं भी चले जाओ। है ना, जो इस चौक पे रिक्शे वालों ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है। ये देखो ना, आप चौक देखो जरा, यहाँ इतना बुरा हाल हो जाता है कि मर्डर होने तक की बात हो जाती है। लड़ना झगड़ना इतना है, जिसको देख लो 5 साल का बच्चा है या 50 साल का आदमी है, वो मारने करने को तैयार खड़ा हुआ है। स्कूल टाइम में कितनी दिक्कत है उस टाइम पे तो बता ही नहीं सकते ना। उस टाइम पे तो इतना बुरा हाल है कि इंसान को अगर हॉस्पिटल भी जाना है ना, 5 मिनट का रास्ता है तो
उम्मीद करते हैं कि वो मर ही जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा जब स्कूल का टाइम होता है। उसके अलावा तो जाम ही इतना है, इतना बुरा हाल है, ना सीधे जा सकते हो, ना लेफ़्ट जा सकते हो, ना राइट जा सकते हो। एक जगह पे आप खड़े हो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। ये दुकानदार हो गया, ये रिक्शा देखो आप, सबका देखो, जो ये देखो आप, दुकानदारों ने कितना कितना घेर रखा है, साइकिल की जगह नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्या करोगे आप? बस स्टैंड है, एक बस अगर खड़ी हो जाए तो पीछे 4 लाइन में लग जाती हैं। रिक्शे वालों ने देखो कैसे बदमाशी कर रखी है, जहाँ दिल आता है वहीं खड़ी कर देते हैं। इनसे बोलोगे तो 1 मिनट में मारने को तैयार हैं, ये इतना नशे में होते हैं। यहाँ बहुत बैटरी वाले की दिक्कत है, बस चलती नहीं, क्या क्या है, यही परेशानी होती है। हम तो अभी खैर एजेंसी से आ रहे हैं, घर पे जाना है अभी मुझे। अच्छा, घर जा रहे हैं, बस काफ़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। स्कूल के टाइम पे तो इतनी ट्रैफिक हो जाती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। पूर्वी दिल्ली लक्ष्मीनगर के बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने आप सरकार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने में भेदभाव का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। इसी को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी और विश्वास नगर के विधायक ओम प्रकाश शर्मा से बात की तो उन्होंने आपको घेराव करते हुए कहा कि शराब नीति के बाद अब सीसीटीवी का भी घोटाला सामने आ रहा है। पहले फेज के कैमरे की पेमेंट हो गई, दूसरे फेज के कैमरे की लिस्ट मंजूर हो गई, लेकिन फिर भी कैमरे नहीं लगाए गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ तो विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, ये केजरीवाल जी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और 70 की 70 विधानसभा में पहली बार के जो कैमरे लगने थे वो कैमरे लगाने के बाद में उसकी पेमेंट भी हो गई, लेकिन बहुत सी विधानसभाओं में और ख़ासकर विश्वासनगर विधानसभा में कोई कैमरा नहीं लगा है। और हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगर पेमेंट हो गई और कैमरे नहीं लगे तो वो कैमरे या वो राशि कहाँ गई। तो ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा वो है। तो दिल्ली सरकार अनेक मामलों में भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसी तरीके से सीसीटीवी में भी भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी हम ये चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, इसकी जांच हो और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले। देखिए, हम दिल्ली के 8 विधायक प्रतिपक्ष के हैं, एक हमारे सांसद हो गए माननीय रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, 7 विधायक हम लोग बचे। 7 विधायकों के साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारी विधानसभा में जब हम सारे विधायकों ने ये कहा कि हम धरने पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, तब हमारी विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। लेकिन जितनी कैमरों की संख्या 62 विधायकों की थी, उससे बहुत कम हमारी विधानसभा में लगाए गए। सेकेंड फेज़ के कैमरे पूरी जगह विधानसभा में लगने शुरू हो गए, लेकिन जो हम 7 विधायक हैं भाजपा के, वहाँ पर लगने का काम शुरू नहीं हुआ। दबी जबान से अधिकारियों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई साहब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दबाव है, हमारे पास दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी जी का दबाव है कि इनके यहाँ इंटरटेन मत करिएगा। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा है कि अगर हमारे यहाँ सेकेंड फेज़ के और बचे हुए फर्स्ट फेज़ के कैमरे नहीं लगाए गए तो हमें गांधीज़म का सहारा लेकर हमको चाहे बड़ा आंदोलन विधानसभा में करना पड़े या भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, हम कोई ना कोई रास्ता इसका जरूर अपनाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में नए सत्र का आगाज हो गया और आज कॉलेजों में छात्रों का पहला दिन था, जिसे ओरिएंटेशन डे के रूप में मनाया गया। आपको बता दें कि जब हमने विवेक विहार के विवेकानंद महिला कॉलेज और शाहदरा के श्यामलाल कॉलेज जाकर जायजा लिया तो पाया कि नए छात्रों के पहले दिन के लिए कॉलेज में ओरिएंटेशन डे के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी कार्यक्रम को लेकर हमने स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि कॉलेज का पहला दिन काफी उत्साह भरा था। कुछ छात्र काफी नर्वस भी थे, लेकिन प्रोफेसरों ने काफी अच्छे से गाइड किया। साथ ही स्टूडेंट और टीचर्स के बीच इंटरेक्शन भी हुआ। वहीं सीनियर्स ने भी काफी सपोर्ट किया। खास बात रही कि स्टूडेंट के साथ उनके पेरेंट्स भी इस खास दिन पर नजर आए और अपने बच्चों को सपोर्ट किया। बिल्कुल, आज फर्स्ट डे है और अभी हमने ऐसा माहौल बनाया अपने कॉलेज में कि अभी फ्रेशर्स निकलेंगे, उन सबको हमारा नाम पता होगा, उन सबको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में पता होगा और उन्हें ये पता होगा कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विवेकानंद कॉलेज में क्या क्या काम किया है। काफ़ी अच्छा रहा, सोसाइटीज़ के बारे में बताया और टीचर्स ने ये भी बताया कि तुम्हें नॉर्मली रहना है, इतना कुछ वो नहीं है कि स्कूल जैसा फील करो, नॉर्मली वो करना है। और सोसाइटीज़ भी काफ़ी अच्छी है, मैंने देखा। अब उनके ओरिएंटेशन होंगे तो फिर उसमें भी पता लगेगा कि कैसी सोसाइटीज़ हैं। विवेकानंद कॉलेज ओरिएंटेशन अच्छा रहा,
काफ़ी अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई। प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स सोसाइटीज़ के आए थे, उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होगा। सब बहुत अच्छे हैं। हमें एंटर होते ही जो सीनियर से बात हुई, इट वाज रियली अमेजिंग। एवरीवन इज़ सो नाइस, लाइक वेरी हेल्पफुल। एक्सपीरियंस अच्छा था। फैकल्टी ने बहुत ही अच्छे से वेलकम करा और कोर्स के बारे में बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया हमें हर चीज़। ये कि बस जो क्लब्स वगैरह उन्होंने काफ़ी अच्छे से अप्रोच करा। सीनियर्स ने भी काफ़ी नर्वस होते हैं फ्रेशर्स, तो उन्हें चिल फील कराया। रामलाल कॉलेज है, एक्सपीरियंस अच्छा था। बहुत सारी कल्चरल सोसाइटीज़ हैं और इवेंट मैनेजर्स ये भी बहुत सब है। फैकल्टी भी अच्छी थी, सीनियर्स बहुत फ्रेंडली है, कैंपस भी ठीक है। मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स। नहीं, बस नॉर्मल, इतना कुछ खास नहीं है। पार्टी वगैरह कुछ रखी थी ऑर्गेनाइज? नहीं, आज तो नहीं, आज तो बस ओरिएंटेशन था नॉर्मल। ओरिएंटेशन में क्या कुछ होता है? ऐसे प्रिंसिपल बताते हैं कि कॉलेज में क्या क्या सोसाइटीज़ वगैरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और हमारे जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं डिपार्टमेंट के, वो बताते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। मैम फर्स्ट डे ऐसा लगा था, बहुत सारे डाउट्स थे जो कि हम किए था कि पहले दिन जाएंगे क्या कैसे होगा, तो यहाँ पर आते ही पहली बात तो ये कि सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो गए। हाँ, फर्स्ट डे होता है स्कूल के बाद, लाइफ एकदम चेंज हो रही होती है, तो डर तो रहता है। सुबह से बड़ा वो था कि भाई किस तरह से करेगी ना, लेकिन बहुत अच्छा था। बहुत बच्चे कोऑपरेटिव थे, सीनियर जो थे, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था इन लोगों का, बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव। नहीं, अभी तो यही मिला था तो यही पे लिया गया जो है। अभी बच्चों से बात किया तो ठीक ठाक लगा। सफाई कर्मचारी यूनियन ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आज सिविक सेंटर पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी मांगे निगम अधिकारियों के सामने रखी। इस प्रदर्शन पर जब सीसीएन संवाददाता ने निगम कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन ही एकमात्र रास्ता बचता है। कर्मचारी 2019 तक के सभी कर्मचारियों को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने इन कर्मचारियों से मीटिंग के लिए बातचीत कर ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मीटिंग में कितनी राहत इन कर्मियों को मिलेगी और उनकी कितनी मांगों को पूरा किया जाएगा। वहीं इस प्रदर्शन में एमसीडी दूसरे कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। कि आज उनकी एकता की शक्ति में आज फर्स्ट हमारे को ऑफिशियल मीटिंग मिली है माननीय कमिश्नर साहब से, और जिसका हम सभी साथी मिलकर उन सभी सहयोगी संगठनों को मैसेज देकर और एक अच्छी मीटिंग लेंगे। अगर अच्छी मीटिंग में हमारी बात मानी गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी गई तो आंदोलन जारी रहेगा। और अब क्या आंदोलन ऐसा होगा कि दिल्ली की सड़कें, दिल्ली की नाली, दिल्ली के सीवर और दिल्ली को गंदा करने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि सफाई हम लोग करते हैं और हमारे ही हक हकूक की बात जब आती है तो ये लोग मुकरते हैं। तो अब की बार ऐसा नहीं चलेगा। 2019 तक के कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। कोतवाल जी ने 29 अगस्त का एक बहुत बड़ा धरना रखा था सह सहयोगी संगठनों के माध्यम से। उसमें सह सहयोगी संगठनों ने भी भरपूर सहयोग दिया अपनी टीम को लेकर के, और वो लोग आए। तो अब हम सभी चैनलों से रिक्वेस्ट करते हैं, सभी चैनलों को बताते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कमिश्नर साहब ने हमें मीटिंग का टाइम दे दिया है और कहा है कि आपकी जल्दी मीटिंग लगाएंगे, ऑफिशियल मीटिंग लगाएंगे, और आपके कर्मचारियों के हित के लिए हम जल्दी कोई ना कोई खुशखबरी या फैसला सुनाएंगे। ये आज हमने धरना प्रदर्शन रखा था सिविक सेंटर पर, तो कमिश्नर महोदय ने हमारी अभी मांग मान ली गई है, उन्होंने हमें टाइम दिया मिलने का। तो हमारी कोर कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी। मिलने के लिए जो समय दिया उसमें हमारी कमेटी को देखते हैं क्या हमारी डिमांड मांगी जाती है, क्या नहीं मांगी जाती है। अगर वो हमारी जो डिमांड हमने रखी है वो सारी डिमांडें मांगी जाती हैं तो हम ये धरना समाप्त करेंगे, अन्यथा ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। और इस धरने को हम और ज़ोर शोर से इसको जो भी हमसे ताकत लगेगी इस ताकत को हम लगाएंगे। हो सकता है दिल्ली में हम काम बंद हड़ताल की घोषणा कर सकते हैं। अगर यहाँ पर प्रदर्शन था, स्वच्छता कर्मचारी यूनियन आदरणीय आरपी कोतवाल जी ने जिस ज्वाला को जगाया था, आज वो आग में फैलती नजर आ रही है पूरी दिल्ली के अंदर। अब पूरी दिल्ली के जो कर्मचारी हैं, जो नेतागण हैं, यहाँ पर आए हैं। आदरणीय साथियों, हमें अभी कमिश्नर साहब का मैसेज आया है कि अभी मीटिंग बुलाई गई है। अभी डेट और समय डिस्क्लोज नहीं किया है हमारे अध्यक्ष जी ने, तो जब भी मीटिंग होगी सभी को सूचना दी जाएगी और मीटिंग का लेटर आ चुका। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल हो गई है। इसे लेकर वहां की विधानसभा में बिल पारित कर राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। इस पर संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के एनजीओ और महिला सुरक्षा संस्थान की अध्यक्ष से बात की। उन्होंने बताया कि इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और यह निर्णय दिल्ली में भी और पूरे भारत में भी लागू होना चाहिए। इससे लड़कियों को अधिक पढ़ाया जा सकेगा और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, साथ ही देश में हो रहे बाल विवाह भी कम होंगे।
आज एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी हिमाचल सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि 21 साल की लड़की होने पर उसका विवाह किया जाए। हम इस फैसले का समर्थन करते हैं। पूरे देश में यही लागू होना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह जो है उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और 21 साल तक यदि एज कर दी जाएगी तो उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि एटलीस्ट लड़की 12वीं तो पास कर ही लेगी, और 12वीं तक अगर बच्चा पढ़ाई कर लेता है तो उसको काफ़ी समझ आ जाती है, तो और वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से भी सशक्त हो जाता है 21 साल का बच्चा अपना घर परिवार संभालने के लिए। तो हम भी इसके समर्थन करते हैं। वॉइस ऑफ वुमेन फाउंडेशन की पूरी टीम इस चीज़ को समर्थन करती है कि जैसे हिमाचल में 21 साल की लड़की का विवाह कंपलसरी किया गया है, लागू किया गया है कानून, वैसा कानून दिल्ली में भी होना चाहिए और सब जगह होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनकी इस अग्रिम पहल के लिए कि विवाह की उम्र 18 वर्ष नहीं अब 21 साल होनी चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले फ़ायदे तो ये कि 18 वर्ष की बच्ची एक बच्ची ही कहलाती है। वो ना तो तन से इतनी परिपक्व होती है, ना ही मन से परिपक्व होती है। और पहले के जो लोग थे वो लड़कियों को उच्च शिक्षा की तरफ प्रेरित नहीं करते थे, परंतु आज की जो बच्ची है वो उच्च शिक्षा की तरफ अपने आप को केंद्रित कर रही है। और यदि अगर बच्चे की शादी इससे पहले हो जाएगी तो बच्ची उच्च शिक्षा की तरफ अपने आप को प्रेरित नहीं कर सकती। यदि बच्चे की शादी की उम्र 21 साल होगी तो इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे सबसे पहली बात तो ये इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन बढ़ेगा, यानी कि बच्ची अगर अपने पैरों पर खड़ी होगी तो वो पैसों के लिए कभी किसी पर मोहताज नहीं होगी। दूसरा, जेंडर इक्वलिटी की बात होगी कि हाँ, अगर बच्ची काम करेगी तो वो अपने साथ के बराबर के पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ पाएगी। शाहदरा जिला थाना कृष्णनगर पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लोनी गाजियाबाद निवासी सूरज के रूप में हुई है। आपको बता दें, थाना कृष्णनगर में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद 30 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और चोरी की गई मोटरसाइकिल के मार्ग का पता लगाया और संदिग्ध आरोपी की पहचान की। बाद में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आपको बता दें, आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी के 6 मामले दर्ज है। फिलहाल मामले में आगे की जांच चल रही है। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। आपको बता दें, भारी बारिश के कारण शाहदरा के जल बोर्ड कार्यालय में एक पेड़ टूटकर गिर गया। यह घटना रात तेज बारिश से हुई, पर जनता का कहना है कि यह पेड़ बहुत पुराना था। घटना में फिलहाल कोई चोटिल नहीं हुआ है। वहीं सरकारी कार्यालय होने के बावजूद अभी भी यह पेड़ आधा रोड पर गिरा हुआ है। फिलहाल इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।